गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं केंद्र सरकार का आखिरी वीडियो में बनाने वाला हूं, तो इसमें आपको मैं बताऊंगा न्यायपालिका। ठीक है, न्यायपालिका जो है ये सरकार का तीसरा अंग है। क्या ये सरकार का तीसरा अंग है, ये तीसरा अंग होता है। ठीक है, अब देखिए सर्वोच्च न्यायालय का गठन हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो आएगी उसमें क्या आएगी, सर्वोच्च न्यायालय आती है। उच्च न्यायालय के बारे में हम अगला जो पाठ होगा उसमें पढ़ेंगे विस्तार से। पहले हम सर्वोच्च न्यायालय पढ़ लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का गठन देखते हैं। सबसे पहले देखिए सर्वोच्च न्यायालय का गठन, और इसमें हम देखेंगे न्यायाधीशों की संख्या, यानी जो जज होते हैं, न्यायाधीश जजों की संख्या। ठीक है, हम चर्चा करेंगे जजों की संख्या के बारे में। तो हम ऐसे कहते हैं कि जो मूल संविधान था, मूल रूप से क्या था, मूल रूप से जो जज थे, एक तो मुख्य जज था, एक मुख्य जज या न्यायाधीश, और 7 अन्य जज थे। 7 अन्य जज की व्यवस्था की गई थी। ठीक है ना, यानी कि 1 + 7 कुल कितने, 8 जजों की व्यवस्था की गई थी, जिसमें एक जो होगा वो प्रमुख होगा। ठीक है, अब देखें इनका जो वेतन, सर्वोच्च न्यायालय का जो वेतन होगा, क्षेत्र देगा, न्यायाधीशों का जो सेवा है शर्तें निश्चित करने का अधिकार संसद को दे रखा है। ठीक है, अब 2008 में क्या किया गया, देखिए 2008 में जो जजों की जो संख्या थी, कि संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी, 31 कर दी। कितनी कर दी, 31 कर दी थी। ठीक है, अब न्यायाधीश को नियुक्ति कौन करता है, देखिए सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होगा, सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय को हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। ठीक है ना, कि जो न्यायाधीश हुए, न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति स्वयं करता है। तो न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति स्वयं करता है। ठीक है ना, तो देखिए भारत के जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में क्या है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय उस न्यायालय के अन्य न्यायाधीश से परामर्श लेकर नियुक्ति कर, इसमें क्या करेगा, ये राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति अगर इसको नियुक्ति करनी है तो ये सर्वोच्च न्यायालय ठीक है ना, तथा उच्च न्यायालय के जजों से परामर्श लेता है, ठीक है ना। और इनकी जो नियुक्ति की जो प्रक्रिया है, नियुक्ति की प्रक्रिया कौन सी कहलाती है, कॉलेजियम कहलाती है। कॉलेजियम की प्रक्रिया है, ये इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है ना, तो ये कॉलेजियम क्या है, इसमें क्या होता है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश जो समूह होता है, यानी जो सुप्रीम कोर्ट के 4 जज, सुप्रीम कोर्ट के क्या हो गए, मुख्य न्यायाधीश होता है, यानी एक होगा मुख्य न्यायाधीश प्लस 4 जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। ठीक है ना, कौन से, वरिष्ठतम न्यायाधीश ठीक है ना, के समूह के द्वारा, यानी इनके समूह द्वारा, ठीक है ना, समूह द्वारा जो है राष्ट्रपति जो है के द्वारा जजों के नाम होंगे राष्ट्रपति को भेजेंगे, ठीक है ना।
तो राष्ट्रपति को जब भेजेंगे तो राष्ट्रपति फिर क्या करेगा, सलाह लेगा, ठीक ना। तो राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति इन्हीं नामों से न्यायाधीश नियुक्त करेगा, न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ठीक है। अब देखिए उनकी योग्यताएं देखते हैं। क्या देखें उनकी योग्यताएं, यानी एक जज बनने के लिए आपके पास क्या योग्यताएं होनी चाहिए वो देखें। पहली चीज, भारत का नागरिक हो, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, भारत का नागरिक हो, ठीक है ना। दूसरी बात, वो उच्च न्यायालय में, यानी उच्च न्यायालय में या दो से अधिक न्यायालयों में लगातार, ठीक है ना, कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में काम कर चुका, 5 वर्ष तक जज का कार्य कर चुका हूं, जज के रूप में कार्य कर चुका हूं, ठीक है ना, कर चुका हूं, ठीक है ना। या फिर क्या कह रखा है, ये नहीं हो तो क्या है, उच्च न्यायालय या न्यायालयों में, यानी कि जो न्यायालय हैं, न्यायालयों में, ठीक है, 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हूं, ठीक है ना। ठीक है। और है, देखिए, या तो उच्च न्यायालय या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार 5 वर्ष तक कार्य कर चुका जज के रूप में, या फिर न्यायालय या अन्य न्यायालयों में 10 वर्ष तक वकालत कर चुका है, ऐसा व्यक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है, इसकी योग्यता होगा, ठीक है ना। अब देखें, महाभियोग व कार्यकाल। देखिए, मैं बात करता हूं, पहले कार्यकाल की बात कर लेते हैं। कार्यकाल यानी इनका कार्यकाल क्या होगा, इनका जो कार्यकाल होगा यानी 65 वर्ष, ठीक है ना, तक 65 वर्ष तक का जो कार्यकाल इनका होता है, ठीक है ना, 65 वर्ष। और अब देखो, इस अवस्था के पूर्व स्वयं त्यागपत्र भी दे सकता है, उसकी इच्छा हो तो वो त्यागपत्र दे सकता है। अगर ये सही तरीके से कार्य ना कर रहा हो, ठीक है ना, तो न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। तो संसद क्या करेगी, संसद 2/3 सदस्य, कितने अलग अलग, संसद 2/3 बहुमत से, मैं लिखता हूं ब्रैकेट में अलग अलग, यानी दोनों सदन अलग अलग तरीके से, ताकि 2/3 बहुमत से पास करें तो ये हटा सकता है, से हटा सकती है, ठीक है। फिर वेतन भत्ते व भत्ते, ठीक है। अब देखो, वेतन भत्ते जो हैं, मुख्य न्यायाधीश को 1 लाख रुपए मिलता है, ये जो मुख्य न्यायाधीश होगा, मुख्य न्यायाधीश कितना मिलता है, 1 लाख रुपए इनको देते हैं, और अन्य को 90,000 मिलते हैं, और साथ में रहना इनके लिए बंगले होते हैं, ठीक है ना, सब कुछ उनको लिए मतलब फ्री व्यवस्था की जाती है। देखिए, उन्मुक्ति क्या होते हैं कि जो न्यायाधीश के जितने भी सभी कार्य जो निर्णय होंगे वो आलोचना से मुक्त होंगे, जिन्हें जो कार्य व निर्णय आलोचना से मुक्त होंगे। अब देखिए क्या है ये चीज, आलोचना से मुक्त होंगे। कार्य व निर्णय, देखिए
सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हुए या हाई कोर्ट के जज रहते हुए कोई जज जो है, कोई न्यायाधीश अगर कोई कार्य कर रहा है और कोई निर्णय लिया, अगर उस जो निर्णय उसने ले लिया, मान लीजिए बाई चांस देखिए सबूत जैसे उस समय उनके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे, निर्णय उसी के अनुसार होगा, तो सबूतों की वजह से जो निर्णय, अगर वो मान लीजिए वो निर्णय गलत हो जाता है, तो उसके निर्णय के ऊपर कोई भी आलोचना नहीं कर सकता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के इस जज ने गलत मतलब निर्णय लिया, इसको FIR करो। ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता है। क्यों नहीं लिया जा सकता? क्योंकि उस समय उसके सामने जो परिस्थितियां होंगी उसी परिस्थिति के अनुसार ही वो निर्णय लेगा। ठीक है ना। परिस्थितियां जो होती है, जो सबूत जो होते हैं वो प्रस्तुत किए जा सकते हैं और वो तोड़ मोड़ की झूठी गवाहियां भी दी जा सकती है। ठीक है ना। तो ऐसी एम्बिग्युइटी की वजह से उस पर उसके कार्य व निर्णय पर कोई आलोचना नहीं की जा सकती है। ठीक है। फिर न्यायाधीशों पर प्रतिबंध, देखिए न्यायाधीशों पर भी कुछ प्रतिबंध लगा रखे हैं। मतलब ये कह रखा है कि सर्वोच्च न्यायालय का अगर जो जज होगा, सर्वोच्च न्यायालय का जज रिटायरमेंट के बाद में, यानी सेवानिवृत्त के बाद में, सेवानिवृत्त के बाद किसी न्यायालय में, किसी भी न्यायालय में, किसी भी न्यायालय में, ठीक है ना, किसी भी न्यायालय में क्या वकालत या जज के रूप में कार्य नहीं कर सकता है, या जज के रूप में कार्य नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है, ये दे रखिए। ठीक है। अब देखेंगे इसे क्षेत्राधिकार व कार्य। देखिए प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, जिसमें प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार मतलब ऐसे मामले जिसपे निर्णय केवल सुप्रीम कोर्ट ले सकता है ना। सुप्रीम कोर्ट केवल सुप्रीम कोर्ट ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट ले सकता है। क्या ले सकता है? निर्णय, यानी जो निर्णय हो गया, ऐसे मामले जिन पर निर्णय केवल सुप्रीम कोर्ट ले, उसे हम प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार बोलते हैं। अब देखिए ऐसे कौन से हो सकते हैं, तो भारत सरकार, ठीक है ना, तथा राज्यों के बीच, राज्यों के बीच विवाद, ठीक है ना। भारत सरकार, संघ का कोई राज्य या राज्यों, ठीक है ना, देखिए दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद, अधिक राज्यों के बीच विवाद, राज्यों के बीच विवाद, ठीक है ना। ऐसी विवाद अगर हो तो कौन लेता है? केवल यहां पे लिया जा सकता है। ठीक है। अगला जो आता है इसका ख वाला, वो होता है प्रारंभिक समवर्ती अधिकार। प्रारंभिक समवर्ती अधिकार, ठीक है। देखिए प्रारंभिक समवर्ती अधिकार में क्या होता है कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन संबंधित जो भी विवाद होंगे, मौलिक अधिकारों से संबंधित विवाद, अधिकारों से संबंधित विवाद, संबंधित विवाद, ठीक है ना। अब चाहे वो किसी भी राज्य के क्यों ना हो, क्या हो, किसी भी राज्य के हो, किसी भी राज्य के हो, ठीक है ना, सर्वोच्च न्यायालय में लाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है, अपील की जा सकती है, ठीक है। यानी मौलिक अधिकार से संबंधित कोई भी विवाद हो, अगर किसी भी राज्य का हो तो भी वो सुप्रीम कोर्ट में उसकी लाया जा सकता है। दूसरा जो इसका होता है वो है अपीलीय क्षेत्राधिकार होता है। कौन सा होता है? अपीलीय क्षेत्राधिकार, क्षेत्राधिकार। देखिए अब प्रारंभिक के अलावा इसको अपीलीय क्षेत्राधिकार भी दे रखा है। तो जितने भी राज्यों की जो उच्च न्यायालय है उनके निर्णय के विरुद्ध भी अपील सुन सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, जो हाई कोर्ट होंगे के हाई कोर्ट के निर्णयों के विरुद्ध, निर्णयों के विरुद्ध, ठीक है ना, अपील सुन सकता है, अपील
सुनता है, ये इसका अपील क्षेत्राधिकार होता है। ठीक है ना। कैसे कैसे देखें तो इसमें तो संवैधानिक, देखिए अनुच्छेद 132 के अनुसार, इसके अनुसार संविधान की, देखिए संविधान की व्याख्या से संबंधित कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न हो तो उस न्यायालय के निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। यानी संविधान की व्याख्या से संबंधित, संविधान की व्याख्या से संबंधित ठीक ना, संबंधित कानून का कोई प्रश्न नहीं तो उच्च न्यायालय ठीक है के निर्णय के विरुद्ध, निर्णय की अपील की जा सकती है, कि अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। देखो ऐसा कानून हो जिसमें संविधान की व्याख्या हो रही है, ऐसा कोई कानून हो जो संविधान की व्याख्या होती है और उच्च न्यायालय अगर कोई ऐसा निर्णय लेता है तो उसके निर्णय के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है, ये इसका संवैधानिक है। ठीक ना। अब अगर मैं दीवानी बात करता हूं, यानी देखो अपील क्षेत्राधिकार को 4 भागों में बांटा है, संवैधानिक, दीवानी, फौजदारी और विशिष्ट। संवैधानिक में तो ये हो जाएगा। अब अगर दीवानी की बात करते हैं तो हम दीवानी में क्या होगा कि उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में केवल दीवानी विवादों की अपील की जा सकती है। ठीक है ना। अब देखो क्या कहा गया कि अगर दीवानी मामले जो होते हैं विवादग्रस्त जो राशि है, इसमें पहले क्या था ना, उच्च न्यायालय से यानी कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ही दीवानी जो है, दीवानी विवादों की अपील की जा सकती थी, ठीक ना। जिसमें क्या था, विवादग्रस्त जो राशि है, विवादग्रस्त राशि यानी कोई ऐसा मामला जो विवादित हो, जो राशि जो 20,000 रुपए से अधिक है, 20,000 रुपए से अधिक हो। ठीक है ना। देखो यानी ऐसे मामले जिसमें जो बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, देखिए कंपनसेशन जो होता है। ठीक है ना। कंपनसेशन की राशि अगर 20,000 रुपए से ज्यादा है तो वो सुप्रीम कोर्ट में उसको ले जा सकते हैं। लेकिन अभी चेंज करते हुए ये निश्चित कर दिया कि दीवानी विवादों की अपील जो सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। अब ये 20,000 का जो ये है, ये हटा दिया गया है, ठीक है, संशोधित कर दी गई है। फिर अगला जो आएगा वो ग वाला आएगा, फौजदारी मामले। ठीक है ना। इसमें क्या क्या मामले आते हैं देखें। इसमें आएंगे कि उच्च न्यायालय ने नीचे के न्यायालय के किसी निर्णय को रद्द करके अभियुक्त को मृत्युदंड दिया है, जिसमें नीचे न्यायालय ने अभियुक्त को अपराध मुक्त कर दिया। देखें उच्च न्यायालय अगर क्या करता है, हाई कोर्ट क्या करता है, निचली अदालत के है ना, कि किसी निर्णय के विरुद्ध, है ना, किसी निर्णय के विरुद्ध नहीं, किसी निर्णय को रद्द करके अभियुक्त को, यानी अभियुक्त यानी वो जिसने कोई क्राइम किया हो, अभियुक्त को मृत्युदंड दे दिया, जिसमें नीचे के अदालत यानी वही न्यायालय अदालत ने अभियुक्त को
ठीक ना, अभियुक्त को अपराध मुक्त किया हो, अपराध मुक्त किया हो। देखिए ऐसे मामला आएंगे, मान लीजिए हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट ने क्या करती है कि निचली अदालत है, निचली अदालत तो मान लो कि अभियुक्त को अपराध मुक्त कर दिया हो, लेकिन हाईकोर्ट ऐसे निचली अदालत के निर्णय के विरुद्ध क्या करेगा, अभियुक्त को मृत्युदंड दे दे, ऐसे निर्णय को भी क्या करेंगे हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में देखा जा सकता है। ठीक है, ऐसे निर्णय को भी क्या करेंगे सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं अगले जो आते हैं इसमें, अगले तो उच्च न्यायालय ने नीचे देखे, अगला आएगा कि जो उच्च न्यायालय है यानी हाईकोर्ट ने नीचे के अदालत के, नीचे के अदालत, ठीक ना, में चल रहे किसी विवाद को अपने यहां लेकर को अपने यहां लेकर अभियुक्त को मृत्युदंड दे दिया हूं, अभियुक्त को मृत्यु दंड दे दिया, यानी कहीं निचले अदालत में कोई मामला चल रहा था, उसका हाईकोर्ट अपने पास बुला लिया, यानी उस मामले को अपने पास मंगवा के अभियुक्त को मृत्युदंड दे दिया हूं। ऐसे मामलों की भी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। ठीक है, फिर विशिष्ट, घर कौन सा है, विशिष्ट मामले होते हैं। देखिए विशिष्ट मामले में क्या होता है कि अनुच्छेद, अब देखो कुछ ऐसे मामले भी होंगे जो इस श्रेणी में नहीं आते हैं, ठीक है, जो हमने फौजदारी मामले पढ़े, लेकिन जिनमें उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का जो हस्तक्षेप जरूरी होता है, ऐसे मामले जिसमें हस्तक्षेप जरूरी हो जाए, तो वो मामले जो होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में लाए जाते हैं। तो ये अनुच्छेद 135 के अनुसार क्या किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट को अधिकार दिया गया, क्या दिया गया, अधिकार दिया गया, क्या अधिकार दिया गया कि सैनिक न्यायालय को छोड़कर, क्या है, सैनिक न्यायालय को छोड़कर, यानी सेना की जो न्यायालय होती हैं को छोड़कर, ठीक है, यानी सैनिक न्यायालय को छोड़कर भारत के किसी अन्य न्यायालय, ठीक है ना, छोड़कर भारत के किसी अन्य न्यायालयों, ठीक है, किसी अन्य न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो होगी में अपील की जा सकती है, अब सैनिक क्षेत्र जो है, सैनिकों की जो न्यायालय होती है, वहां पे अगर कोई निर्णय हो गया, कोर्ट में से कोई कर दिया, तो वो सुप्रीम कोर्ट में निर्णय उसका अपील नहीं कर सकता, ऐसा कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अन्य कोई न्यायालय में कोई मामला होता है, तो कोई भी मामला हो तो उसके निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकते हैं। ठीक है, फिर ठीक है ना, अब देखें परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है, इसका अगला कौन सा है, परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। देखिए इसमें क्या होता है कि जो अनुच्छेद 143 है, तो इसके अनुसार क्या होगा, राष्ट्रपति राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से किसी मामले में परामर्श मांग सकता है, यानी ये परामर्श देने का भी काम करती है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अब परामर्श राष्ट्रपति के ऊपर है कि वो उस परामर्श को माने या ना माने। ठीक है, फिर आता आपका
अभिलेख न्यायालय क्या होते हैं? अभिलेख न्यायालय। देखिए अभिलेख न्यायालय में क्या है कि अनुच्छेद याद करने पड़ेंगे आपको सब। 129 के अनुसार क्या दे रखा है? अभिलेख न्यायालय का स्थान सर्वोच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय का भी अधिकार दे रखा है। अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान किया गया है। देखिए अनुच्छेद 129 ये कहता है, ये कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसको अभिलेख न्यायालय के स्थान दिया गया है। अब क्या है, देखिए इसमें इसका मतलब दो मतलब होते हैं इसके। पहला क्या होता है कि इस न्यायालय के निर्णय सब जगह साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाएंगे, यानी न्यायालय के निर्णय सभी जगह पर, ठीक है ना, जहां भी जरूरत होगी सभी जगहों पर साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाएंगे, के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। ठीक है। और प्रामाणिकता पर प्रश्न नहीं उठा सकता, इसकी प्रामाणिकता पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, प्रामाणिकता पर प्रश्न नहीं किया जा सकता। ठीक है। दूसरी बात क्या हो जाएगी इसमें, न्यायालय के द्वारा न्यायालय अवमानना के लिए भी किसी प्रकार दंड नहीं दिया जा सकता है। ठीक है ना, न्यायालय के द्वारा न्यायालय अवमानना के लिए किसी प्रकार का कोई दंड नहीं है, किसी प्रकार का दंड दिया जा सकता है, दंड दिया जा सकता है। अगर जो न्यायालय है, न्यायालय कोर्ट है, वो न्यायालय की अगर अवमानना होती है, न्यायालय की मतलब न्यायालय की बातों को अगर नहीं माना जाता है तो उसके लिए किसी प्रकार का दंड दे सकते हैं, ये उसका अधिकार है। फिर जो है इसका पांचवा वो क्या है, मौलिक अधिकारों का रक्षक कहलाता है। ये मौलिक अधिकारों का रक्षक है, रक्षक। देखिए भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो नागरिकों मौलिक अधिकारों का रक्षक है, मैंने आपको पहले बता रखा था। ठीक है। और मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए, देखो लागू करने के लिए ठीक है ना, कुछ रिट दायर की जा सकती है। ठीक है ना, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण होती है। बंदी को प्रत्यक्ष यानी लेकर आओ, कहां पे जहां भी बंद है उसको लेकर आओ, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है ना, यानी गैर कानूनी तरीके से अगर सरकार या जो पुलिस वाले पकड़ के ले आते हैं और तो उसको कोर्ट में प्रस्तुत करने को बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। फिर परमादेश यानी आदेश देना, फिर प्रतिषेध यानी मना करना, और अधिकार परीक्षा, ठीक है ना, और यानी उत्प्रेषण। ये 5 प्रकार की रिट होती है। क्या ये है रिट। तो ये रिट जो है दायर की जा सकती है, ठीक है। ये मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कार्य करती है। फिर आती है आखिरी जो आता है इस वीडियो का, संविधान का संरक्षण करने का कार्य करती है, संविधान का संरक्षक। ठीक है, यानी इनको न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति होती है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। देखिए
इसमें क्या करेंगे, संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के संरक्षण का कार्य भी दिया गया है, ठीक है ना। मतलब ये है कि ये कानूनों की वैधानिकता की जांच कर सकती है। मतलब क्या है, कानूनों की, यानी कानूनों की वैधानिकता की जांच कर सकती है, वैधानिकता की जांच कर सकती है, कर सकती है, ठीक है। मान लीजिए संसद द्वारा कोई निर्णय लिया जाता है, कोई कानून बनाया जाता है, तो कानून जो है, जो कानून संसद के द्वारा जो बनाया जा रहा है, तो उस कानून को, वो कानून सही है या नहीं है, इसके लिए वो जो है उसकी वैधानिकता जांच करके उसको, या तो वो उसको खत्म कर सकती है, या संसद को बोल सकती है कि इसको नया बनाओ, ठीक है ना। ऐसा काम ये कर सकती है, ठीक है ना। तो ये जो अधिकार है इसको, ये अधिकार इसको अनुच्छेदों से मिलता है। अनुच्छेद 131 और 132 के अनुसार इसको ऐसा अधिकार मिलता है, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, 4 महत्वपूर्ण प्रश्न ये हैं, और बाकी के महत्वपूर्ण प्रश्न कुछ पीछे भी मैं आपको दे रहा हूं। तो ये आपके जो बाकी के जो सवाल हैं ये आपको करना है, पीडीएफ फॉर्मेट भेजिए, एक क्लियर इमेज भेजिए ताकि समझ में आए हमको, ठीक है। धन्यवाद।